नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से, और मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर की एमसीक्यूज की सीरीज। क्योंकि हाल ही में प्राप्त जानकारी के आधार पर जो न्यूज़ पेपर से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आने वाले कुछ समय में ही छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है। तो जो तैयारी मैं आपको पहले करा रहा था यूट्यूब के माध्यम से, एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए लेकर आया था, बिल्कुल उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। जो भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसके लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएंगी। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, कंपटीशन एकेडमी में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, कंप्यूटर स्पेशल स्टडीज बाय श्रेय पांडे सर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरी सारी वीडियो एमसीक्यू की पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9, 10 टोटल 19 वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी लाइन से, जो कि कंप्यूटर के लिए आपके ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। ये सारी वीडियोस को आप देखिएगा और उसके बाद आपको ये मान के चलिए, ये वीडियो देखेंगे तो आपको छात्रावास अधीक्षक एग्जामिनेशन के लिए किसी भी प्रकार का जो है डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, बाकी हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपसे जो भी डाउट आपको होते हैं आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं जी। चलिए बात करते हैं आगे और अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहां से, गूगल डूडल पहली बार कब सामने आया था? गूगल डूडल पहली बार कब सामने आया था? सन 2000, सन 1999, सन 1997, सन 1998। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर होगा क्या? डी, 1998 में पहली बार गूगल का जो डूडल है वो सामने में आया था। अब रही बात ये गूगल में डूडल की क्या बात होती है। ठीक है, डूडल क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमारा गूगल होता है, ठीक है, ये जो गूगल का फ्रंट पेज जैसे हम ओपन करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, और उस गूगल क्रोम पर जो पेज ओपन हुआ है ये गूगल सर्च इंजन का पेज ओपन हुआ है, और यहां पर जो गूगल लिखा हुआ आपको दिख रहा है इसे ही कहते हैं डूडल। तो पहली बार ऐसा डूडल, ऐसा इमेज गूगल ने कब बनाया था, यही क्वेश्चन था हमारा। तो वो कब बनाया था जी? 1998 में। वो दिखने में कैसा था? तो वो कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, कब? 30 अगस्त 1998 को पहली बार ये डूडल गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, लेरी पेज और सर्गी ब्रेन ने। ठीक है, इसका ये जो इमेज है इस पे कहा जाता है, यहां पर देखिए एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है बर्निंग मैन फेस्टिवल। नेवाडा जब ये जा रहे थे तो बर्निंग मैन फेस्टिवल नेवाडा में ये जो डूडल है इन्होंने पहली बार क्या किया था? डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहली वेबसाइट वर्ष खालिस्तान में लाइव हुई थी। ठीक है, विश्व में पहली बार जो वेबसाइट है वो लॉन्च हुई थी, तो ऑप्शन है 1990, 1992, 1993, 1991। ये स्पेशल 2019 में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखेंगे 1991। 6 अगस्त 1991 टिम बर्नर्स-ली के द्वारा पहली बार वेब पेज जो है वो लॉन्च किया गया था। तो वेबसाइट का प्रारूप देखने के लिए आप info.cern.ch लिखेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे आपको ये पेज खुल जाएगा, और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब, W3 इज अ वर्ल्ड वाइड एरिया, हाइपर मीडिया, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये हमारा पहला वेब पेज लॉन्च हुआ था। ये इसका प्रारूप है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है कि नहीं? और ये जो है कब? 6 अगस्त 1991 को हमारा ये लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गूगल का मूल नाम क्या था? सर्च इंजन, बैकअप, स्टोर हाउस, लेरी पेज। तो याद रखेंगे गूगल का जो मूल नाम था पहले वो था बैकअप नाम से कंपनी स्टार्ट की गई थी, बाद में इसका नाम पड़ गया गूगल। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नाम गूगल मूल रूप से खालिस्तान शब्द से लिया गया था। ठीक है, यहां पर ऑप्शन है GOGOL, गोगोल, गोगोल, जो भी मैं बोलूं इसका जो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही आएगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा जी हमारा GOOGOL, गोगोल। गोगोल मूल रूप से गूगल मूल रूप से गोगोल शब्द से लिया गया है। गोगोल का अर्थ होता है 10 की घात 100।
यह डेसिमल की एक बड़ी संख्या है जिसमें एक के बाद 100 की संख्या में शून्य होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो गूगल से ही गूगल सिर्फ लिखने की त्रुटि के कारण ऐसा हो गया था, इसका नाम का जो प्रचलन में बाद में यही चलता हुआ आ गया हमारे पास, ठीक है। वरना आज हम इसको क्या बोलते हैं, गोगोल बोलते हैं। लिखने की लिपि की त्रुटि हो गई होगी उनकी, भाई हो जाती है लिपि की त्रुटि, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि नाम परिवर्तित हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये गोगोल से बना हुआ है हमारा गूगल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सीजी व्यापम SDAG 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो एंटीवायरस जो है वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं ना, सामान्य तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसको फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसके अंदर में आपका क्या आ जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम समझते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं कि फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। हमारे मोबाइल में जो फाइल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है या हमारे कंप्यूटर में जो फाइल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वहीं पर डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में। वहीं पर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल, फाइल कंप्रेशन टूल, है ना, तो ये सब के सब हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। और यहां पर वायरस स्कैनर एंड क्लीनर मतलब कि क्या, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हमारा किसके अंदर में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बेसिक रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर हम किसको रन करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर के द्वारा कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको गाना सुनना है तो आप मीडिया प्लेयर बनाओगे, वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर बनाओगे, तो ये वाली बात हो गई। और वहीं पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर की यूटिलिटीज को पूरा करने के लिए बनाए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मैनेजमेंट का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है वह कहलाता है ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट, बॉट या वॉर्म। तो यहां पर जो ट्रोजन हॉर्स है ये क्या है, ये एक प्रकार का मालवेयर है, वॉर्म भी एक प्रकार का मालवेयर है, बॉट भी मालवेयर है, रूटकिट भी मालवेयर है। तो अब यहां पर ये तो सारे हमको मालवेयर ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा बी, रूटकिट। क्या होगा जी, रूटकिट हमारा आंसर होगा। क्या होता है रूटकिट, ठीक है। तो देखिए रूटकिट क्या होता है, रूटकिट एक आपका मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि अनधिकृत रूप से या फिर कह सकते हैं चुपचाप किसी दूसरे व्यक्ति के सिस्टम में कौन डालता है जी, हमारा हैकर डालता है। और हैकर डालने के बाद क्या करता है, व्यक्ति की इच्छा के बगैर और उसे पता चले बिना वो उसके कंप्यूटर के अंदर से उसके सारे जो मैसेजेस होते हैं, उसके सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो जो सारे कॉन्टेक्ट्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। वो एक स्थान में बैठे बैठे दूसरे स्थान के किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब कि एक बंदे के सिस्टम में रूटकिट चला गया है तो रूटकिट के माध्यम से जो हैकर है दूरस्थ स्थित किसी बंदे के कंप्यूटर को, व्यक्ति के कंप्यूटर को, यूजर के कंप्यूटर को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। तो ये कहलाएगा हमारा रूटकिट। प्रश्न क्या था, यह सॉफ्टवेयर जो आपको किसी अन्य कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान कर सकता है। तो मतलब कि रूटकिट डालने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड रूप से क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे और आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। ये होता है हमारा रूटकिट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान ज्ञात या अज्ञात स्रोतों द्वारा बल्क जंक मेल भेजने को संदर्भित करता है, ठीक है। बल्क में मेल भेजना, ठीक। तो बल्क में मेल भेजना क्या कहलाता है, स्पैमिंग,
स्नूपिंग, फिशिंग, विशिंग। तो यहां पर याद रखेंगे अनवांटेड मेल या मैसेज को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पैम होते हैं हमारे कंप्यूटर में किसी भी दूसरे कंपनी के द्वारा भेजे जाते हैं, किसी हैकर्स के द्वारा भेजे जाते हैं। ये जो स्पैम हमारे सिस्टम में आते हैं, इसका खर्च जो होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक वीडियो आया है, उस वीडियो को हम ओपन प्ले करके देखेंगे तो हमारे कंप्यूटर का डेटा खर्च होगा। उस बंदे ने 1000 लोगों को, हैकर ने 1000 लोगों को एक साथ मेल भेज दिया, या फिर मुझे ही एक बार में 1000 बार मेल भेज दिया, उसका डेटा एक बार खर्च होगा। पर 1000 लोगों के पास जब स्पैम पहुंचेगा तो वो 1000 बार उसे ओपन करेंगे, 1000 अलग अलग स्थानों पर ओपन करेंगे, तो उसका खर्च जो है यूजर पर पड़ेगा, ना कि हैकर पर पड़ेगा। तो जो स्पैम होता है ये एडवर्टाइजिंग का बहुत ही बढ़िया साधन होता है, क्योंकि इसमें खर्च कम होता है और आप एडवर्टाइज कर पाते हो। तो यहां पर प्रश्न था, ज्ञात या अज्ञात स्रोतों द्वारा बल्क जंक मेल भेजने को संदर्भित करता है, वो क्या कहलाता है? स्पैमिंग कहलाता है। ठीक है, स्पैम कहलाता है। संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति को खालिस्तान कहते हैं। स्पैम, कुकीज, फायरवॉल, फिशिंग। तो ये कहा जाता है स्पैम। सेम बात है, संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति को। देखिए, जो टेक्स्ट हमारे सिस्टम में स्पैम बन के आ रहे हैं ना, वो हमारे लिए अनुपयोगी हो सकते हैं, पर जिसने भेजा है उसके लिए उपयोगी टेक्स्ट है, वो हम तक अपनी सूचना पहुंचाना चाह रहा है कि नहीं? तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, वो आपकी इच्छा के बगैर आते हैं, तो वो स्पैम कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कुकीज। ये कुकीज क्या है? ठीक है, तो कुकीज क्या होता है? ये कुकीज एक फाइल होती है। ये फाइल हमको कौन भेजता है? ये फाइल हमको सर्च इंजन, कौन जी? सर्च इंजन। सर्च इंजन का जो सर्वर होता है ये सेंड करता है किसको? वेब ब्राउजर को। ठीक है, सर्च इंजन के द्वारा वेब ब्राउजर को सेंड किया जाता है। क्या होती है इस कुकीज फाइल में? इस कुकीज फाइल में जो यूजर के द्वारा अपने वेब ब्राउजर में जो भी चीज उसने सर्च किया होता है, जितने बार भी सर्च किया होता है, या फिर जो भी आईडी है, अपना पासवर्ड है, वो सेव करके रखा होता है, वो सारे के सारे जिस फाइल में सेव रहते हैं वो फाइल सर्च इंजन भेजता है किसको? वेब ब्राउजर को। ठीक है कि नहीं? जैसे कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट ओपन करेंगे, तो जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए वर्ल्ड की पहली वेबसाइट का लिंक निकाला था, तो यहां पर मैंने जस्ट लिखा वर्ल्ड वाइड वेब, तो बहुत सारी चीजें यहां पर नीचे में आ गई ना। ये आया कहां से? ये आया हमारा कुकीज फाइल से। ठीक है कि नहीं? तो ये होती है हमारी कुकीज फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान के साथ हेर फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस कहलाता है, फिशिंग स्कैम कहलाता है, स्पाईवेयर स्कैम कहलाता है, स्पैम कहलाता है। ठीक है, CRS 2017 में प्रश्न पूछा गया था, ये कहलाता है फिशिंग स्कैम। कहने का ये मतलब कोई व्यक्ति अपनी पहचान बदलकर आपसे फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से संपर्क करे और आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करे, तो उसे हम फिशिंग कहेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपको कॉल आते हैं, नमस्कार हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं और आपकी इतने रुपए की लॉटरी लगी, अगर आप अपना ये डिटेल हमें चाहिए, अगर आप ये हमें दे देंगे तो हम आपको आपका जो जीता हुआ अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक प्रकार का स्पैम कॉल होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिशिंग को समझते हैं। देखिए, फिशिंग में यहां पर एक बंदा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदा है हमारा कौन? हैकिंग करने वाला। ये है हमारा हैकर। ठीक है, ये हैकर क्या करता है? ये हैकर क्या करता है? एक हमारे पास एक ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, ये है ओरिजिनल वेबसाइट हमारी, ये ओरिजिनल है ना जी। ये क्या करता है? ये इस ओरिजिनल वेबसाइट को ना हैक करना चाहता है, या फिर ये समझ लीजिए ये कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है किसी व्यक्ति के, और वो उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहता है। तो वो क्या करेगा? ऐसे ही एक डमी वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, एक क्या बनाएगा? डमी वेबसाइट बनाएगा।
ठीक है, अब ये डमी वेबसाइट बना के क्या करेगा, ये हमारा टारगेट जो व्यक्ति है, ठीक है, टारगेट व्यक्ति, ये टारगेट व्यक्ति को क्या करेगा, एक मेल भेजेगा। ठीक है, जैसे कि भाई बोलते हैं ना कि आपने फलाना इतने रुपए जीत चुके हैं, ऐसे वाला कुछ मेल भेज दिया या कोई भी एक मेल भेज दिया। ठीक है, इसने इसे मेल भेजा और मेल भेजने के बाद ये इसका स्पैम मेल था। ठीक है, अब उस स्पैम मेल के माध्यम से इस बंदे को एक्चुअल में लग रहा था, इसके पास जो स्पैम पे जो लिंक गया इसको लग रहा है, यूजर को लग रहा है कि ये लिंक जो है ना इस ओरिजिनल वेबसाइट का है, परंतु ये क्या करता है, एक डमी वेबसाइट जो बनाया रहता है ना उसके लिंक को इसके पास भेजता है, और जैसे ही ये बंदा अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी इसमें डालता है, वैसे ही ये सारी व्यक्तिगत जानकारी इसके पास पहुंच जाती है। जैसे कि इसका कोई आईडी है, इसका कोई पासवर्ड है, ये इसके पास पहुंच गया, और जैसे ही इसके पास पहुंचा तो ये ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर इसके आईडी और पासवर्ड को के माध्यम से इसकी सारी इंफॉर्मेशन को ये हैक कर सकता है, या फिर इसके बारे में सारी जानकारी ये प्राप्त कर सकता है। तो ये जो तरीका होता है ये फिशिंग स्कैम के अंदर में आता है, मेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेना। ठीक है, इसके लिए इसने डमी वेबसाइट का एक यूज किया जो कि हूबहू इसके जैसे दिखती थी, परंतु ओरिजिनल नहीं थी, डमी थी। ठीक है कि नहीं? चलिए, मैंने फिशिंग स्कैम के बारे में समझाने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? अभी जैसे हमने देखा, ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा फिशिंग कहलाता है। ठीक है, 2021 में देखिए प्रश्न अपना रूप बदल के फिर से क्या हो गया है, सामने आ गया है ना। चलिए अगले प्रश्न में आगे चलते हैं। एक हैकर का आपके, ये हो चुका है ना, सेम प्रश्न है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है फायरवॉल, नेटवर्किंग, इंट्रानेट, इंटरनेट। तो नेटवर्किंग क्या होती है जी? नेटवर्किंग क्या होती है? विश्व के सभी कंप्यूटर कहता हूं, एक या एक से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी भी फिजिकल या वायरलेस माध्यम से आपस में जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, वहीं पर इंटरनेट क्या होगा? विश्व के सारे कंप्यूटर आपस में फिजिकल या वायरलेस माध्यम से आपस में जुड़े हों और वो आपस में डेटा आदान प्रदान करने के लिए सक्षम हो तो वो कहलाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेट। वहीं पर इंट्रानेट क्या कहलाता है कि जब दो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जब दो लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े हैं और इस लोकल एरिया नेटवर्क, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े हों, या फिर एक ही लोकल एरिया नेटवर्क हो, एक ही लैन हो, और इस लैन के बीच सूचना का आदान प्रदान या नेटवर्क सीमित हो, अंदर के अंदर ही हो, इसका किसी बाहर दुनिया से कोई संबंध ना हो। मतलब कि ए सिस्टम डी सिस्टम को डेटा भेज सकता है पर किसी बाहर के ए सिस्टम को डेटा नहीं भेज सकता। मतलब कि जब दो नेटवर्क या दो से अधिक नेटवर्क या एक ही नेटवर्क आपस में अंदर में बना हुआ है, एक सीमित लोकेशन, उसका सीमित दायरा है और अपने दायरा के अंदर ही वो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, तब वो कहलाता है हमारा इंट्रानेट। और इसकी सीमा को जब बाहर बढ़ा देते हैं तो वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, चलिए प्रश्न था आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। उत्तर है हमारा यहाँ पर फायरवॉल। इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था फायरवॉल के विषय में, फायरवॉल पुष्पा, पुष्पराज, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, फायरवॉल का काम क्या है? ये बाहर से आने वाले, देखिए ये मान लीजिए यहां पर देखिए ये है हमारा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्लाउड है, यहां पर है हमारा सिस्टम। तो ये क्या करता है? ऐसे मेल, ऐसे मैसेज, ऐसी चीजें जो हमारे सिस्टम के लिए अनवांटेड है, हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अनऑथराइज्ड है, उनको क्या कर देता है? ये बाहर कर देता है, हमारे सिस्टम में प्रवेश करने नहीं देता। ठीक है, और जो हमारे सिस्टम के लिए ऑथराइज्ड है सिर्फ वही डेटा हमारे सिस्टम तक आ पाता है। तो ये क्या करता है? ये फायरवॉल जो होता है हमारे सिस्टम को सुरक्षित रखता है बाहरी दुनिया के अटैक से। ठीक है कि नहीं?
जो यूजर हमारे लिए ऑथराइज्ड है वही फायरवॉल को क्रॉस करके हमारे सिस्टम में आ पाता है। तो ये फायरवॉल है क्या? क्या कोई दीवार है सीमेंट की बनी? बिल्कुल भी नहीं। ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि प्रत्येक नेटवर्क को सुरक्षित करता है बाहरी अटैक से। ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा फायरवॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन कंप्यूटर थ्रेट का क्लास है? फिशिंग, सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, स्टैकिंग। तो याद रखिएगा साइबर स्टैकिंग जो है वो कंप्यूटर थ्रेट का एक क्लास है। साइबर स्टैकिंग का मतलब होता है किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को स्टैक करना। स्टैक करना का मतलब ये कि साइबर का प्रयोग करके, कंप्यूटर का, इंटरनेट का प्रयोग करके उसके व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी को जानकर उसे हरास करना, उसे परेशान करना क्या कहलाता है? स्टैकिंग कहलाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि आप ये कह लो कि किसी व्यक्ति को आप बार बार फोन कर रहे हो, बार बार रिपीटेड मैसेज भेजे जा रहे हो, तो ये भी स्टैकिंग के अंदर में आएगा, साइबर स्टैकिंग के अंदर में आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर थ्रेट का एक क्लास है स्टैकिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मालवेयर खाली स्थान द्वारा फैल सकता है? सोशल नेटवर्क के द्वारा, रिमूवेबल मीडिया के द्वारा। ठीक है, ए तथा बी दोनों, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, केवल एक। सोशल नेटवर्क के माध्यम से, रिमूवेबल मीडिया के माध्यम से, हाँ, ए तथा बी दोनों के माध्यम से ये फैल सकता है। मालवेयर जो होता है ये एक वेल डिजाइंड सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर एक वेल डिजाइंड सॉफ्टवेयर होता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में हैकर के द्वारा प्रवेश कराया जा सकता है, या फिर किसी भी माध्यम से हमारे सिस्टम में अगर वो आ रहा है तो वो हमारे सिस्टम की पर्सनल जानकारी को चुरा कर हैकर तक पहुंचा सकता है, या हमारे सिस्टम की पर्सनल हमारी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मालवेयर। तो मालवेयर किसी भी एक प्रोग्राम होता है, तो वो हमारे ईमेल के माध्यम से भी पहुंच सकता है। तो हम सोशल नेटवर्किंग में अगर जुड़े हुए हैं, नेटवर्क में किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मेल और मैसेज के माध्यम से हमारे सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। अब वहीं पर रिमूवेबल मीडिया मतलब कि पेन ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं ना जी, तो रिमूवेबल मीडिया के माध्यम से भी हमारे सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों आंसर हमारा, मतलब एक तथा दो दोनों हमारा उत्तर। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? बैडवेयर, मोवेयर, इलीगल वेयर, मालवेयर। उत्तर है हमारा क्या? मालवेयर के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? वॉर्म, कोडेक्स, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो इसमें से ये जो कोडेक्स है ये हमारा वायरस नहीं है, सॉरी मालवेयर नहीं है। बाकी हमारा वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और वायरस ये मालवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन कराए गए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मालवेयर। चलिए, तो ये समझने के पहले हम लोग वायरस और मालवेयर का डिफरेंस को थोड़ा समझ लेते हैं कि कब कब प्रश्न पत्र में आपको वायरस और मालवेयर का डिफरेंस को आप कैसे अलग अलग कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही आपको वायरस की बात करें, ठीक है, वायरस, तो याद रखिएगा जब आपको बूट सेक्टर नाम सुनाई दे, ओवरराइट नाम सुनाई दे, रेसिडेंट, फाइल इन्फेक्टिंग वायरस, मैक्रो वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, ये सब जब आपको सुनाई दे तब आप समझिएगा कि अब बात कर रहा है किसके बारे में? वायरस के विषय में बात कर रहा है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर एक्टिव होता है। यह कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है। ओवरराइट वायरस, ओवरराइट वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि फाइल के डेटा को डिलीट करने की क्षमता रखता है। किसी फाइल के साथ वो अटैच होता है और उसके अंदर के डेटा को डिलीट करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रश्न में ऐसे ही पूछता है कि कौन सा वायरस फाइल के डेटा को डिलीट कर सकता है, तो ओवरराइट वायरस डिलीट कर सकता है। रेसिडेंट वायरस, रेसिडेंट वायरस वो वायरस होता है जो फाइल के रैम में जाकर छिपा होता है। ठीक है कि नहीं? जब
और इस रेसिडेंट वायरस को खोज पाना बहुत ही कठिन होता है। फाइल एक्टिव इन्फेक्टिंग वायरस, ये .exe फाइल को प्रभावित करने वाले वायरस होते हैं। जो भी बोल रहा हूँ सुनते जाइए, लिखते जाइए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैक्रो वायरस ये जो होता है .xls .pptx वाली जो फाइल होती है उनको प्रभावित करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, वो वायरस, पॉलीमॉर्फिक का अर्थ होता है बहुरूपिया, ऐसा वायरस जो अपना रूप बदल लेता है। कहने का मतलब ये कि कोई फाइल है, एबीसी नाम की फाइल है, उसके अंदर में कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये वायरस स्प्रेड होगा, कंप्यूटर में फैलेगा, तो ये एबीसी फाइल अपने रूप को कन्वर्ट कर लेगी, और जब वो कन्वर्ट कर लेगी तो अपने अंदर के जो डेटा है, अपने अंदर के जो कोड है, उनको एनक्रिप्ट कर लेगी, बदल लेगी, एनकोड कर लेगी, इसलिए इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। वहीं पर बात करते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस के विषय में। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपार्ट इट, मतलब कि ये मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करेगा, बूट सेक्टर के साथ साथ फाइल्स को भी प्रभावित करेगा, इसलिए इसे कहते हैं मल्टी पार्टिट वायरस। वहीं पर जब मालवेयर की बारी आएगी तो मालवेयर में कौन कौन से आएंगे, तो याद रखना, मालवेयर में आपका सबसे पहले आ जाएगा वायरस मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। वॉर्म्स, राइट वंस रीड मैनी, रूट कीट मालवेयर की श्रेणी में आएगा। रैंसमवेयर मालवेयर की श्रेणी में, एडवेयर, बोट्स और ट्रोजन्स, ठीक है। तो जब आपको एडवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, बोट्स, रैंसमवेयर, रूट किट ये दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये मालवेयर है। जब इसके पहले जब हमने प्रश्न देखा ना, ये प्रश्न ऐसे ही आपको पूछेगा जी कि ये निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे तो समझ जाना मालवेयर है, जो नहीं दिखाई दे वो नहीं है। और ऊपर के जो लिखे हुए आपको दिखाई दे, बूट सेक्टर, ओवरराइट, रेसिडेंट, फाइल इन्फेक्टिंग, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइट, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, तो ये सब वायरस होंगे, ठीक है कि नहीं। ये हो गया मालवेयर, ये हो गया वायरस। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। क्रीपर, घोस्ट बॉल, ब्रेन, कैस्केड। उत्तर होगा इसका सी, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो है इसे हम जानते हैं क्या, IBM PC का पहले वायरस के रूप में। इसके बारे में जानकारी देखिए, जो हमारी बुक है और हमारी जो कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ की जो बुक है, उसमें आपको हर चीज के बारे में इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और देखिए बहुत ही सरल शब्दों में दिया हुआ है। ब्रेन, IBM PC में पाया जाने वाला सबसे पहला वायरस ब्रेन या सी ब्रेन है। यह IBM की PC में 1986 में रिलीज किया गया था, जिसने फ्लॉपी के बूट सेक्टर को प्रभावित किया था। ब्रेन वायरस का एक अन्य नाम असर भी है, ठीक है कि नहीं। क्रीपर, यह कंप्यूटर में पाया जाने वाला पहला वायरस है जिसका पता 1971 में लगाया गया था। यह वायरस अपनी कॉपी खुद बनाता था और पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता था। इस वायरस को रे टॉमलिंसन ने बनाया था, और इन्होंने, रे टॉमलिंसन ने ही किसका, ईमेल का भी आविष्कार किया है ना जी। चलिए अगले देखते हैं, घोस्ट बॉल क्या है। यह विश्व का पहला मल्टीपार्टाइट वायरस है। देखिए सब प्रश्न पेपर में पूछ सकता है, जब ऑप्शन में व्यापम ने दिया है तो बाद में ये प्रश्न में रिपीट कर सकता है ना जी। घोस्ट बॉल, यह विश्व का पहला मल्टीपार्टाइट वायरस है जिसने 1989 में रिलीज किया गया था। यह वायरस कंप्यूटर, फाइल्स और बूट सेक्टर दोनों ही भाग को प्रभावित करता था, तभी तो ये मल्टीपार्टाइट वायरस है ना जी। कैस्केड, यह एक प्रेमिनेंट कंप्यूटर वायरस है जिसे 1980-90 में के बीच में असेंबली भाषा में लिखा गया था। यह वायरस कंप्यूटर की कम फाइल को इन्फेक्ट करता था, जिससे इन्फेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत से टेक्स्ट आ जाते थे जो खुद के ऊपर से नीचे की ओर आगे बढ़ते रहते थे। जैसे मैट्रिक्स में आपने देखो ना, ऐसे बहुत सारे शब्द लिखे, मतलब कि कोड्स लिखे हुए आगे बढ़ते रहते थे। ये कुछ इस प्रकार का वायरस था हमारा, ठीक है कि नहीं। देखिए इस प्रकार से हमको बुक में सब कुछ दिया हुआ है जी, तो ये बुक आपके लिए ना एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है कि नहीं। चलिए जरूर इसको एक बार परचेस करके पढ़ के देखिएगा। बूट वायरस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। देखिए बूट वायरस के लिए पूछ रहे हैं ना, कौन सा कथन सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, यह कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तो देखिए वायरस एक प्रोग्राम तो होता ही है, चाहे वो कोई सा भी वायरस क्यों ना हो, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है।
तो बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, तो बिल्कुल बूट सेक्टर वायरस जो है ये बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, ये भी हमारा सही है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे पहले ज्यादा क्रियाशील होता है, ये भी हमारा सही है, मतलब कि उत्तर क्या होगा, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर खाली स्थान के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी एड्रेसेस। तो ये आता है हमारा किसके अंदर में, वेब ब्राउजर के अंदर में आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। तो ध्यान देखिए, जो ऑरकुट है ये एक हमारा क्या था, सोशल मीडिया साइट था। बाकी अल्टाविस्टा जो कि अब बंद हो चुका है वो हमारा सर्च इंजन है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट हमारा सर्च इंजन है, ऑरकुट जो है वो सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, क्या चीज से सुरक्षा करता है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, बिल्कुल गलत। हार्डवेयर की त्रुटियों से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, ये भी गलत। तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से, मतलब कि यही हमारा उत्तर होगा कि कोई हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड रूप से एंटर करना चाहता है तो उसे पासवर्ड क्या करता है, बाधित करता है। जिसके पास सही पासवर्ड होगा वही तो हमारे सिस्टम में एंटर हो पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाला सॉफ्टवेयर को कहते हैं वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, वायरस। तो क्या कह रहे हैं कि हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने, हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका खालिस्तान है, ये देख चुके हैं हम क्वेश्चन, फायरवॉल इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषता कहलाती है ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल, फिशिंग ट्रिप, कंप्यूटर फॉरेंसिक। आंसर होगा कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कई कई जगह आग लग जाती है, कहीं मूवी में देखें कि बम फट जा रहता है, आग लग जाती है, तो फिर फॉरेंसिक टीम आती है, हार्ड डिस्क देती है, इसका डेटा रिकवर करके लेकर आओ, ऐसे करके बोलती है ना जी। हाँ, तो बिल्कुल ये वही है। ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर में आता है हमारा। सूचना या डेटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना तथा कर्ता द्वारा पुनः सूचना में परिवर्तित करना कहलाता है। मतलब कि हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं तो उस डेटा के रूप को बदल के भेजना और उसे दूसरे जगह में भेजकर उसे वापस से पुनः अपने पहले रूप में प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा, वो क्रिया कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रिप्टोग्राफी। और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की क्रिया को अपने अंदर में समाहित करके रखती है। जैसे कि यहाँ पर एबीसी हमारा एक मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज है हमारा एबीसी, इसे हमको सेंड करना है किसके पास? यूजर के पास। तो हम क्या करेंगे? एनक्रिप्शन की के माध्यम से इस एबीसी के रूप को परिवर्तित कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर ये एबीसी का मतलब परिवर्तित हो गया इस प्रकार से, इसकी एक एनक्रिप्शन की होगी और वही एनक्रिप्शन की दे दी जाएगी किसके पास में? रिसीवर के पास में। और रिसीवर उसे क्या कर लेगा? डिक्रिप्ट कर लेगा। तो एनक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट कर लेना, एबीसी को चेंज कर दिए गए इस फॉर्मेट में, यहाँ पर %CA क्या क्या लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा इसके पास। तो जब तक वो पुराने रूप में नहीं आएगा तब तक जो प्राप्तकर्ता के लिए वो किस काम का है ना। यहां पर तो एबीसी को कन्वर्ट कर दिया गया है तो वो किस काम का? तो उसके लिए उसके डिक्रिप्शन की दिया जाएगा और उसे डिक्रिप्शन की के माध्यम से वो क्या कर लेगा? उस एबीसी को पुनः प्राप्त कर लेगा। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं, एक चीज क्षमा चाहूंगा, एक थ्रेट होता है हमारा पैकेट स्निफिंग। क्या होता है जी? पैकेट स्निफिंग। क्या होती है पैकेट स्निफिंग? पैकेट स्निफिंग में ये होता है कि जो हैकर बंदा बैठा होता है अपना कंप्यूटर लेके, ये सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर के पहुंचने के पहले ही डेटा पैकेट को क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है, कॉपी कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, उसके पहले ही बीच से मैसेज को चुरा लेगा। पर अगर उसका रूप बदल के हम उसको भेजेंगे तो ये कैसे जान पाएगा कि हमारा एक्चुअल मैसेज क्या है? तो यहां पर हमारा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बहुत काम आता है डेटा की सुरक्षा के लिए। ठीक है,
तो ये टेक्निक कहलाता है कि हमारा पैकेट स्निफिंग, तो पैकेट स्निफिंग के खतरे को भी बचाता है हमारा क्रिप्टोग्राफी की हमारी टेक्निक बचाती है। ठीक है, तो डेटा के रूप को बदलना इंक्रिप्शन कहलाता है और उसे पुनः वापस अपने रूप में प्राप्त कर लेना डिक्रिप्शन कहलाता है, और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की पूरी इस साइकिल को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सूचना या डेटा को गुप्त संदेश में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, अभी हमने देखा इंक्रिप्शन, सूचना को गुप्त रूप में बदले, उसके बाद दूसरे जगह भेजे और भेजने के बाद क्या किए, उसको फिर से पुराने रूप में प्राप्त किए तो कहलाया डिक्रिप्शन, और ये पूरी क्रिया क्या कहलाई, क्रिप्टोग्राफी। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की क्या कमी है? ठीक है, पहला, यह नए वायरस की खोज नहीं कर सकता, यह मालवेयर सॉफ्टवेयर की पहचान नहीं कर सकता, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की अपडेट की आवश्यकता होती है, उपरोक्त सभी। तो यहां पर देखेंगे कि सबसे पहली बात कि यह नए वायरस की खोज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता नए वायरस की खोज? हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो रहता है वो सर्वर से जुड़ा रहता है। किससे? सर्वर से। किसके सर्वर? मान लेते हैं ये एवीजी एंटीवायरस है, तो वो एवीजी के सर्वर से जुड़ा होगा और इसके सर्वर में जो जो वायरस आज तक खोजे गए होंगे, जिसकी जिसकी लिस्टिंग होगी, वही वायरस को ये सर्वर के माध्यम से हमारे सिस्टम से क्या कर सकता है, हटा सकता है। मान लेते हैं मैंने आज कोई नया वायरस बनाया, तो वो नया वायरस को कैसे जानेगा ये सर्वर, जब तक इसके पास वो वायरस की कॉपी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो बात यहां पर ये होती है कि नए वायरस की खोज ये नहीं कर सकता एंटीवायरस, ये सिर्फ उन्हीं वायरस की खोज करेगा जो पहले से खोजे जा चुके हैं और सर्वर में उपलब्ध है। तो भाई कमी क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, क्या कमी है? तो ये तो पहली कमी है भाई, सही है हमारा। यह मालवेयर सॉफ्टवेयर की पहचान नहीं कर सकता। बिल्कुल ये मालवेयर सॉफ्टवेयर की पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि मालवेयर जो होता है एक वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है, तो एंटीवायरस उसको सॉफ्टवेयर के रूप में ट्रीट करेगा, ना कि वायरस के रूप में ट्रीट करेगा। इसलिए वो उसे पढ़ तो लेगा लेकिन उसे वायरस नहीं समझेगा, उसे एक सॉफ्टवेयर समझेगा। तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, ये भी सही है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल अपडेट की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी नए वायरस आ रहे हैं मार्केट में, तो उन वायरस का अपडेट हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे बनेगा, नए वायरस कैसे डिलीट होंगे, कैसे खोजे जाएंगे? तो भाई ये भी आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस की खोज करने के लिए तथा वायरस से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए निर्भर होता है। एंटीवायरस क्लाइंट पर, एंटीवायरस सर्वर पर, यूजर के कंप्यूटर पर, सर्च इंजन पर। तो उत्तर होगा हमारा क्या, एंटीवायरस सर्वर पर, क्योंकि जो भी वायरस से संबंधित डेटा रहता है, जो नए नए वायरस विश्व में खोजे गए हैं, वो सब कहां मिलेंगे आपको, सर्वर में मिलेंगे। और सर्वर क्या करेगा, हर बार अपडेट में उस वायरस की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में देगा, हमारे सिस्टम की जांच करेगा, और हमारे सिस्टम में कोई वायरस मिलता है तो उन वायरस को क्या करेगा, खोज के डिलीट करेगा। अगर कोई नई फाइल मिलती है तो उसे सर्वर के पास भेजेगा चेक करने के लिए कि देखो ये फाइल कहीं वायरस तो नहीं है। अगर ये वायरस है तो उसे फिर से उसका एंटीवायरस कोड बना के हमारे सिस्टम में भेजेंगे और उस वायरस को डिलीट कर दिया जाएगा जी। ठीक है, तो एंटीवायरस सर्वर पर निर्भर है। अगला प्रश्न, एंटीवायरस के विषय में असत्य कथन बताइए। असत्य बताना है ना, इनमें से एक चीज जो है वो असत्य है, ठीक है, बाकी तीन चीजें सत्य है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई, सत्य है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, यह भी सत्य है। नॉर्टन, मैकफी और क्विक हिल एक एंटीवायरस है, यह भी सत्य है। एंटीवायरस स्पैम की पहचान कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता स्पैम की पहचान, क्योंकि स्पैम तो एक मैसेज होता है, ठीक है, किसी प्रकार का वायरस नहीं होता। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, तो यहां पर हमारा डी जो है ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है कि नहीं, डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में बने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? क्विक हिल, एनपीएवी, ई स्कैन, बिट डिफेंडर। तो यहां पर ऑप्शन डी बिट डिफेंडर जो है भारत में बना सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से एक समूह में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अलावा सर्च इंजन को भी समाहित किया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल किया ताकि आपको सारे एंटीवायरस के नाम याद हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, नॉर्टन, मैकफी,
अवास्ट अवायरा, नॉर्टन मैकफी अवास्ट अवायरा, नॉर्टन मैकफी अवास्ट अवायरा, ये क्या है? हमारे एंटीवायरस है। नेट प्रोटेक्टर एवीजी कास्परस्काई पांडा, नेट प्रोटेक्टर एवीजी कास्परस्काई पांडा, नेट प्रोटेक्टर एवीजी कास्परस्काई पांडा, ये भी हमारे क्या है? एंटीवायरस है। फिर गूगल और बिंग, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है जी? सर्च इंजन है, ये दोनों हमारे सर्च इंजन है। और बिट डिफेंडर जो है ये हमारा एंटीवायरस है। एफ सिक्योर, ट्रेंड माइक्रो, नॉर्टन और एवीजी, ये अभी हमारे क्या है? एंटीवायरस है। तो ध्यान रखना उत्तर होगा यहां पर सी। इसमें एंटीवायरस, क्षमा चाहूंगा, एंटीवायरस के अलावा सर्च इंजन भी समाहित किए गए हैं। तो याद रखना ये सारे नाम पेपर में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इसे निकालना मुश्किल होता है? बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टेट वायरस, ट्रोजन वायरस। तो आएगा हमारा उत्तर बूट सेक्टर वायरस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? एनमैप, एनसुस, ओब्रैम, विनज़ैपर। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ओब्रैम जो है ये एक हैकिंग टूल नहीं है। जैसे कि एनमैप है, ये एनमैप एक हैकिंग टूल है। ये क्या बताता है कि कितने जो डिवाइसेस हैं अभी उनके जो एक मतलब कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये दिखाता है कि इंटरनेट में कितने नेटवर्क के जो डिवाइस हैं ये अभी ऑनलाइन एक्टिव हैं। ये आपको कौन बताता है? एनमैप जो है वो बताता है। ठीक है, यहां पर जो विनज़ैपर है, ये विनज़ैपर क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ओरिजिनल विंडोज सॉफ्टवेयर है और उन विंडोज बोलता हूं ओरिजिनल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या कहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास, उसमें बहुत सारे यूजर्स ने लॉग किया हुआ है, एंटर किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो उनके लॉगिन डिटेल्स को, उनके लॉग डिटेल्स को डिलीट करने का काम कौन कर सकता है? ये विनज़ैपर कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब हमारे क्या है? हैकिंग टूल्स हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस शब्दावली में बैक साइट के रूप में भी जाना जाता है। फ्रंट डोर, ट्रैप डोर, ट्रोजन बैकअप, मालवेयर डोर। तो उत्तर क्या होगा हमारा यहाँ पर? बी, ट्रैप डोर। ट्रैप डोर, ट्रैप डोर के लिए बैक साइड या बैकडोर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। बैकडोर एक विशेष प्रकार का ट्रोजन है जो कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य लक्ष्य उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना उसके सिस्टम में प्रवेश करना होता है। यह हैकर को यूजर की जानकारी के बिना उसके सिस्टम को अनधिकृत रूप से उपयोग करने में सफल बनाता है। तो देखिए जिस प्रकार से आपको प्रश्न दिख रहे हैं, जहां जहां कुछ नई शब्दावलियां आती हैं बुक में पूरी तरह से समझाकर उसे लिखा गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। कंप्यूटर का जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का हमारी जो किताब है ये वो है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को खालिस्तान या खालिस्तान भी कहा जाता है। रोबोट क्राउलर, वॉर्म वायरस, क्राउलर वायरस, वॉन्डरर, क्लाइंबर। उत्तर होगा हमारा यहाँ पर रोबोट या क्राउलर कहा जाता है। ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम हो, तो क्षमा चाहूंगा सॉफ्टवेयर कह दिया मैंने, ये एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम किसका होता है? सर्च इंजन का प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन के प्रोग्राम क्राउलर या इसे हम स्पाइडर भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये विभिन्न वेबसाइट्स जो कि सर्वर अन्य सर्वर्स पे उपलब्ध हैं उन वेबसाइट्स की सारी जानकारी लेकर सर्वर में लाकर एक लिस्ट बनाकर एकत्रित कर देता है। ठीक है, और उसी लिस्ट के माध्यम से किसी भी सर्वर को पता चल पाता है कि कौन सी वेबसाइट किस सर्वर में है। जैसे कि मुझे कोई वेबसाइट सर्च करनी है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्पाइडर रहेगा मुझे सीजी व्यापम की वेबसाइट सर्च करनी है। मैं गूगल में सर्च करता हूं तो गूगल के पास जो स्पाइडर रहेगा वो क्या करेगा? सीजी व्यापम के सर्वर का जो डेटा है वो यहां पर लेकर आकर उसकी लिस्टिंग यहां पर कर देगा। कहां पर? गूगल के सर्वर में कर देगा। अब मुझे जब कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी तो गूगल के सर्वर में मुझे सीजी व्यापम की लिंक अपने आप मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उस लिंक के बारे में जानकारी क्राउलर ने, स्पाइडर ने ला के गूगल की जगह पे यहां पर डाल दिया है। ठीक है, तो ये काम होता है किसका? हमारा
क्राउलर का काम होता है या स्पाइडर का काम होता है। ये प्रोग्राम होता है जो सर्च इंजन का प्रोग्राम होता है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाकर उसकी लिस्ट बना के यहाँ पर रख देता है। उसी आधार पर जो क्लाइंट्स होते हैं उनको जानकारी मिल पाती है कि कौन सा वेबसाइट किस जगह पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न तो हो चुके हैं, तो आज की क्लास में इतना ही चर्चा करते हैं हम। ठीक है, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एमसीक्यू की वीडियो के साथ में, या कुछ भी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी क्लास की नई बैचेस भी चालू होने वाली है रायपुर ब्रांच में, और कंप्यूटर की पृथक बैच भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे रायपुर ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।